नमस्कार, बीकेसी गुरु क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10वीं गणित से अभ्यास प्रश्न पत्र सी सेट सी का हल। पहला प्रश्न है, सही विकल्प चुनिए। संख्याओं 5, 15, 20 के लिए एलसीएम और एचसीएफ का अनुपात होगा। तो सबसे पहले हम देखिए यहाँ पर 5, 15 और 20 के क्या निकाल लेंगे, अभाज्य गुणनखंड। तो देखिए 5 का अभाज्य गुणनखंड तो 5 एकम 5, 15 का क्या हुआ 3 5 15 और 5 एकम 5, और 20 के देखिए 2 धाम फिर 2 पंचे और फिर 5 एकम। तो हमने यहाँ देखा कि क्या क्या अभाज्य गुणनखंड निकले हैं। 5 के अभाज्य गुणनखंड में केवल कौन है, 5 है। फिर 15 के अभाज्य गुणनखंड में कौन है, 3 गुणा 5 है। और 20 के अभाज्य गुणनखंड में कौन है, 2 गुणा 2 गुणा 5 है। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले हम इसको लिख सकते हैं 20 के अभाज्य गुणनखंड 2 गुणा 2 गुणा 5 को 2 की घात 2 गुणा 5। तो यहाँ पर हम एलसीएम लेंगे। एलसीएम क्या हो जाएगा, तो सभी अभाज्य गुणनखंड में उच्चतम घातें हमको लेना है। तो सबसे पहले 2 की उच्चतम घात क्या है, 2 की घात 2 है। फिर 3 की उच्चतम घात क्या है, 3 है। और 5 की उच्चतम घात क्या है, 5 ही है, 1 ही है यानी। तो फिर देखिए एलसीएम क्या हो गया, सीधे एलसीएम हो गया 5 तिया 15 और ये हो गया 4 का उसमें गुणा हो जाएगा तो 15 चौके 60। एचसीएफ हमको निकालना है। तो एचसीएफ देखिए क्या है जो तीनों में है, 5 है जो तीनों में है। तो एचसीएफ कितना हो जाएगा, 5। जब हम दोनों का अनुपात लेंगे एलसीएम अपॉन एचसीएफ तो हो जाएगा, देखिए 5 से कट जाएगा, 12 बार कट जाएगा तो 12:1 आएगा। यही अनुपात तो पूछा गया है। यह कौन सा ऑप्शन है, तो यह ऑप्शन नंबर डी है। ऑप्शन नंबर डी सही है। चलिए दूसरा प्रश्न लेते हैं। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं उत्तर में कि इसका ऑप्शन नंबर डी सही है। अब हम लेते हैं प्रश्न क्रमांक 2, पहले का दूसरा। तो देखिए क्या है प्रश्न क्रमांक 1 का दूसरा, रेखीय बहुपद ax धन b का शून्यक है। एक जिसका हमें शून्य ज्ञात करना होता है उसे हमें शून्य के बराबर लिखना होता है। तो सीधे हो जाएगा x धन b का शून्य क्या हो जाएगा, ax यहीं रह जाएगा, b उस तरफ चला गया तो ऋण b हो गया। x बराबर हो जाएगा ऋण b बटे a। तो x धन b का शून्य क्या आया, शून्य का आया ऋण b बटे a। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही है बच्चों। फिर चलिए तीसरा ले लेते हैं। तीसरा क्या है, रैखिक समीकरण युग्म a1x धन b1y धन c1 बराबर 0 तथा a2x धन b2y धन c2 बराबर 0 का एक अद्वितीय हल होने की शर्त क्या है। तो अद्वितीय हल होने की शर्त क्या होती है, देखिए a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। तो तीनों शर्तें हम यहाँ पर ध्यान रखेंगे। तो पहले का तीसरा में देखिए अद्वितीय हल होने की शर्त क्या है, a1 अपॉन a2 बराबर नहीं b1 अपॉन b2। फिर बच्चों ये भी याद रखना है कोई हल नहीं होने की शर्त क्या है, a1 अपॉन a2 बराबर b1 अपॉन b2 बराबर नहीं c1 अपॉन c2। और तीसरी शर्त है अनंत हल होने की शर्त क्या है, a1 अपॉन a2 बराबर b1 अपॉन b2 बराबर c1 अपॉन c2। ये अनंत हल होने की शर्त है। ये तीनों शर्तें बच्चों हमको अनिवार्य रूप से याद रखनी है, ये तीनों शर्तें। तो अभी हमें क्या पूछा है, हमें पूछा है अद्वितीय हल होने की शर्त। चलिए अब हमें पहले का चौथा देख लेना है। क्या है चौथा, देखिए AP दी हुई है 2 ऋण 2 ऋण 6 ऋण 10 में सार्व अंतर है। सार्व अंतर वास्तव में कैसे निकाला जाता है, बाद वाले पद में से पहले वाले पद को घटाकर। तो ऋण 2 में से ऋण लगाया और 2 को घटाया तो कितना हो गया, देखिए फिर तीसरे वाले पद में से दूसरे वाले को भी घटा सकते हैं आप। ऋण 6 में से ऋण 2 या चौथे वाले में से तीसरे वाले को भी घटा सकते हैं। तो देखिए ऋण 10 ऋण 6 सभी को हल करने पर देखिए क्या प्राप्त हो रहा है, ऋण 2 और ऋण 2 मिलकर हो गया ऋण 4। यहाँ भी देखिए ऋण 6 है और धन 2 हो गया, 2 बार ऋण होने की वजह से धन 2, ऋण 6 और धन 2 मिलकर भी होता है ऋण 4।
और यहाँ पर भी देखिए ये धन 6 हो गया, ऋण 10 और धन 6 मिलकर भी होगा ऋण 4। तो सार्वंतर सदैव कितना आ रहा है, ऋण 4 आ रहा है। यहाँ पर हम ऑप्शन नंबर ए को लगा देंगे कि सार्वंतर ऋण 4 है। फिर देखिए पहले का पांचवा वस्तुनिष्ठ क्या है, द्विघात समीकरण में मूलों की अधिकतम संख्या होती है। यदि समीकरण द्विघात है तो मूलों की अधिकतम संख्या 2 ही तो होगी ना, तो मूलों की अधिकतम संख्या कितनी होती है, 2 होती है। द्विघात समीकरण में मूलों की अधिकतम संख्या 2 होती है। फिर देखिए पहले का छठवा देखिए हम लगा लेते हैं। यहाँ पर क्या आएगा, पहले का छठवा, किसी त्रिभुज के शीर्ष हमको दिए गए हैं, उसके केंद्रक के निर्देशांक हमको ज्ञात करना है। तो क्या शीर्ष दिए हुए हैं, देखिए त्रिभुज के शीर्ष हमें दिए हुए हैं इस तरह से कि पहला वाला बिंदु क्या है, x1 y1 बराबर दिया है 4 3, दूसरा वाला बिंदु x2 y2 बराबर कितना दिया है 2 ऋण 3, और तीसरा वाला बिंदु है x3 y3 बराबर कितना है ऋण 3 6। देखिए केंद्रक के जब हमको निर्देशांक निकालना होता है तो केंद्रक के निर्देशांक हमने क्या मान लिए, x y मान लिए, मान लो। तो केंद्रक कैसे निकालेंगे हम, तीनों का x निर्देशांक को जब हम जोड़ेंगे तो देखिए तीनों का x निर्देशांक क्या है, 4 धन 2 धन ऋण 3 और पूरे के बटे कितना हो जाएगा, पूरे के बटे हमें प्राप्त होगा यहाँ पर 3। एवरेज जैसे निकालते हैं ना उसी तरह से। अब इसी प्रकार दूसरा निर्देशांक क्या होगा, दूसरा निर्देशांक होगा 3 ऋण 3 और 6 का योग। 3 ऋण 3 और 6 को जोड़ देंगे और 3 का भाग दे देंगे तो हमें यहाँ पर केंद्रक के निर्देशांक मिल जाएंगे। देखिए 4 और 2 6, 6 में से 3 गया तो बचा 3 और 3 बटे 3, और यहाँ पर आया धन का 3 है फिर ऋण का 3 है तो कट हो गया, 6 बटे 3 मतलब 2, 6 बटे 3 लिख देते हैं। पहले इसे हल करेंगे तो ये हो जाएगा पहला निर्देशांक 1 और दूसरा निर्देशांक आ जाएगा 2, 1 2 हो जाएंगे केंद्रक के निर्देशांक। तो केंद्रक के निर्देशांक निकालने का आसान सूत्र है, x बराबर होता है x1 धन x2 धन x3 पूरे के बटे 3, और दूसरा बिंदु y बराबर होता है y1 धन y2 धन y3 और पूरे के बटे 3। इस तरह से बच्चों केंद्रक के निर्देशांक क्या निकल कर आए, 1 2, ऑप्शन नंबर बी सही है। अब हमें करना है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो रिक्त स्थानों की पूर्ति में देखिए पहला है करणी 2 एक खाली स्थान संख्या है। तो करणी 2 सभी जानते हैं, करणी 2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, तो यहाँ खाली स्थान में हम लिख देंगे अपरिमेय। दूसरा है द्विघात समीकरण x वर्ग धन x ऋण 1 बराबर 0 के मूलों की प्रकृति खाली स्थान होगी। तो मूलों की प्रकृति निकालने का उद्देश्य है कि हमें विविक्त कर b वर्ग ऋण 4ac का मान आना चाहिए निकालते। तो क्या हो जाएगा, b मतलब यहाँ पर देखिए b कितना है, 1 है, यानी 1 का वर्ग ऋण 4, a कितना है देखिए x वर्ग का गुणांक यानी 1 है, और c कितना है ऋण 1 है। तो ये देखिए जब हम इसे हल करेंगे तो हो जाएगा 1, और ये 2 बार ऋण होने की वजह से धन 4 एकम 4, तो कितना आया 5 आया। 5 आया, इसका मतलब मूल वास्तविक एवं असमान होंगे। कैसे होंगे, मूल होंगे वास्तविक एवं असमान। और यदि इस विविक्त कर का मान 0 हो जाता तो मूल वास्तविक एवं समान होते। इस विविक्त कर का मान यदि ऋणात्मक हो जाता तो मूल काल्पनिक होते। चलिए अब तीसरा है, 2 समरूप त्रिभुजों की भुजाओं का अनुपात दिया हुआ है 9:11, तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात खाली स्थान होगा। हमें पता है कि 2 समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। तो वर्गों का अनुपात कैसे निकालेंगे, 9 का वर्ग हो गया 81 अनुपात 11 का वर्ग हो गया 121, तो ये हो जाएगा क्षेत्रफलों का अनुपात 81 अनुपात 121। फिर है बिंदु 4 0 खाली स्थान अक्ष पर स्थित है। देखिए y मान यदि 0 है, देखिए y के स्थान पर क्या है 0 है,
y मान यदि 0 है तो किस अक्ष पर स्थित है, x अक्ष पर स्थित है। और यदि x निर्देशांक 0 होता तो y अक्ष पर स्थित है बोलते हम। देखिए सारी संपत्ति यहाँ x की है, y का 0 है, तो ये कौन सा अक्ष कहलाएगा, x अक्ष कहलाएगा। जब x 0 रहेगा और y का ही केवल मान दिया हुआ रहेगा तो वो y अक्ष होगा। तो यहाँ पर कौन सा अक्ष होगा, x अक्ष पर स्थित है। फिर पांचवा देखिए, 3 मीटर ऊंची मीनार के पास से 3 मीटर दूर स्थित बिंदु पर मीनार की चोटी का उन्नयन कोण खालिस्तान होगा। देखिए 3 मीटर ऊंची मीनार के पाद से 3 मीटर दूर स्थित, 3 मीटर ऊंची मीनार होती नहीं है पर फिर भी इस प्रश्न में है, तो बच्चों ध्यान दीजिए यह भी 3 मीटर है, यह भी 3 मीटर है। तो ऐसे में सूर्य का उन्नयन कोण हमें पता करना है। तो ये उन्नयन कोण हमने क्या मान लिया, थीटा। तो किसकी बात हो रही है, लंब और आधार की बात हो रही है। तो लंब और आधार किस में होते हैं, टेन थीटा में होते हैं। लंब क्या है, ए बी, आधार कौन है, बी सी। तो टेन थीटा बराबर क्या है, 3/3 कट गया तो 1। टेन थीटा का मान 1 कब होता है, जब वह टेन 45 अंश होता है। तो थीटा का मान कितना होगा, 45 अंश। तो बच्चों जब भी लंब और आधार हमको बराबर बराबर दे रहा है तो समझ जाइएगा वहाँ सूर्य का उन्नयन कोण सदैव कितना होता है, 45 अंश होता है। चलिए अब छठवा लेते हैं। वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को खालिस्तान करता है। देखिए यदि वृत्त है उसके केंद्र से किसी जीवा पर यदि आप लंब डाल रहे हैं तो यह लंब क्या करता है, जीवा को समद्विभाजित करता है, बराबर बराबर 2 भागों में बांटता है। यहाँ लिख देंगे समद्विभाजित करता है। अब देखिए सही जोड़ी बनाइए। सही जोड़ी हमको बनाना है। सबसे पहले हमें बाईं तरफ दिया हुआ है कि समांतर श्रेणी ए धन डी ए धन 2d बराबर डैश 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 का nवां पद क्या होगा। तो समांतर श्रेणी का nवां पद होता है a धन n-1d। तो ये लिख देंगे हम पहले नंबर के सामने। फिर देखिए दूसरा क्या है, समांतर श्रेणी a धन d a धन 2d डैश 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 का n पदों का योग क्या होगा। तो यह भी आसान है, n/2 2a प्लस n-1d होगा। n/2 कोष्टक में 2a प्लस n-1d, ये याद रखेंगे बच्चों। फिर अगला है 6 6 8 10 10 का समांतर माध्य होगा। ऐसी स्थिति में देखिए इन सबको हमें जोड़ देना है और उसका समांतर माध्य निकल आएगा। चलिए देखते हैं क्या हो गया, 6 दूनी 12 12 8 हो गया 20, फिर 30, फिर 40 40 और कुल पदों की संख्या कितनी है, 1 2 3 4 5, 5 का भाग दे देंगे तो समांतर माध्य कितना आ गया बच्चों, 8 आ गया। तो 8 समांतर माध्य वाला हम लिख देंगे तीसरे वाले के सामने। चलिए आगे है, कॉट 30 अंश का मान हमें चाहिए। क्या चाहिए, कॉट 30 अंश का मान। टेन 30 अंश का मान 1/3 है, तो कॉट 30 अंश का मान क्या होगा, करणी 3 होगा। तो ये चौथे के सामने हमें करणी 3 लिख देना है। फिर कॉस 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा। साइन थीटा को हमें 5वें के सामने लिख देना है। फिर है कॉस 48 धन कॉसेक 42 धन साइन 48 धन इंटू सेक 42। कॉस 48 को जैसे का वैसा लिख दिया, कॉस 48 अंश इंटू कॉसेक 42 को लिख दिया 1/1 साइन 42 अंश धन, फिर साइन 48 को जैसे का वैसा रख दिया और सेक 42 को लिख दिया 1/कॉस 42 अंश। अब देखिए हमको अंश और हर में से किसी एक को बदलना है। तो देखिए कॉस 48 को जब हम बदलेंगे तो हो जाएगा साइन 90 ऋण 48 अंश बटे साइन 42 अंश। फिर धन साइन 48 को बदलेंगे तो हो जाएगा कॉस 90 ऋण 48 अंश बटे कॉस 42 अंश। अब देखिए जब हम इसे हल करेंगे तो ये ऊपर भी हो गया साइन 42 अंश, नीचे भी साइन 42 अंश, दोनों कट के 1 हो गया।
फिर यहाँ भी देखिए ऊपर cos 42 अंश, नीचे cos 42 अंश, ये भी दोनों कट के 1 हो गए। 1 और 1 मिलकर कितना हो गया 2। तो यहाँ पर इसके सामने छठवें मान के सामने हम क्या लिख देंगे 2 लिख देंगे, जो कि डी में है। अब हमें एक शब्द या वाक्य में उत्तर देना है। पहले नंबर पर है पाइथागोरस प्रमेय का कथन क्या है। पाइथागोरस प्रमेय का कथन क्या है। किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो ये हमें पता है बच्चों। पाइथागोरस प्रमेय में आपको केवल क्या लिख देना है, कथन लिख देना है कि लिख देते हैं किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। अब आगे देखिए दूसरा, मूल बिंदु से बिंदु एक्स वाई की दूरी लिखिए। मूल बिंदु से बिंदु एक्स वाई की दूरी क्या हो जाएगी, अंडर रूट एक्स, देखिए एक्स माइनस 0 पूरे का वर्ग धन वाई माइनस 0 पूरे का वर्ग, तो सीधे सीधे हो जाएगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये मूल बिंदु से बिंदु एक्स वाई की दूरी निकल जाएगी। और हमने इसमें क्या किया, दूरी का ही फार्मूला लगाया, कुछ और नहीं लगाया। द्विघात समीकरण एक्स वर्ग धन बी एक्स धन सी बराबर 0 के विविक्त कर का सूत्र लिखिए, बहुत महत्वपूर्ण है। विविक्त कर डी बराबर होता है बी वर्ग ऋण 4ac। ये है हमारे विविक्त कर का सूत्र। आगे है उन्नयन कोण को परिभाषित कीजिए। तो देखिए ऊपर स्थित किसी वस्तु को देखने के लिए क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के बीच बने कोण को क्या बोलेंगे, बने कोण को उन्नयन कोण कहते हैं। कौन से कोण को, जब हम ऊपर स्थित किसी वस्तु को देख रहे हैं तो क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के बीच बने कोण को उन्नयन कोण कहते हैं। फिर आगे है 5वें नंबर में, वृत्त की स्पर्श रेखा वृत्त को कितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। तो वृत्त की स्पर्श रेखा वृत्त को एक बिंदु पर स्पर्श करती है। देखिए ये वृत्त है और ये उसकी स्पर्श रेखा है, तो वृत्त को केवल एक ही बिंदु पर स्पर्श करती है। वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र लिखिए बच्चों। वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र हमें पता है, क्या होता है, पाई आर स्क्वायर वर्ग इकाई। वृत्त के क्षेत्रफल का क्या सूत्र है, पाई आर वर्ग इकाई। जहाँ आर क्या है, जहाँ आर वृत्त की त्रिज्या है। अब लेते हैं सत्य असत्य। पहला नंबर है सत्य असत्य में, यदि दो त्रिभुजों में संगत कोण बराबर हो तो त्रिभुज समरूप होते हैं। बिल्कुल सत्य है। संगत कोण बराबर होने पर आवश्यक नहीं कि त्रिभुज सर्वांग सम हो, लेकिन समरूप अवश्य होते हैं। बेलन का आयतन पाई आर वर्ग एच होता है, जहां आर एवं एच क्रमशः बेलन के आधार की त्रिज्या एवं बेलन की ऊंचाई है। तो देखिए यह कथन भी सत्य है। बेलन के आयतन का सूत्र क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है। तीसरा है, वृत्त की परिधि पाई आर वर्ग होती है, जहां आर वृत्त की त्रिज्या है। नहीं, वृत्त की परिधि तो 2 पाई आर होती है। और अभी हमने जाना वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर वर्ग होता है। जो दिया है वह वृत्त का क्षेत्रफल है और वृत्त की परिधि 2 पाई आर होती है, इसलिए यह कथन असत्य है। फिर देखिए, शंकु का संपूर्ण पृष्ठ पाई आर वर्ग होता है, जहां आर गोले की त्रिज्या है।
तो देखिए यहाँ तो सभी असत्य है यह कथन पूर्णतः। क्यों भैया? शंकु का संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है? पाई आर आर धन एल होता है। और आर गोले की त्रिज्या नहीं, देखिए वृत्ताकार भाग की त्रिज्या कहलाती है। तो पाई आर आर धन एल का ध्यान रखेंगे बच्चों। किसी घटना की प्रायिकता एक से अधिक होती है क्या? बिल्कुल नहीं होती। तो यह कथन कैसा है? असत्य है। फिर आगे है, किसी घटना की प्रायिकता ऋणात्मक नहीं हो सकती। बिल्कुल सही, ऋणात्मक नहीं हो सकती, यह कथन सत्य है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 6 से 23 तक आपको हल करने वाले प्रश्न दिए गए हैं बच्चों। तो वस्तुनिष्ठ की तैयारी हमारी यहीं समाप्त होती है। धन्यवाद।